Good morning, everyone. Today I have come in front of you all with a play written by the greatest dramatic poet William Shakespeare. The title of the play is The Merchant of Venice. This play is comedy. As you all know, that William Shakespeare has mostly written two types of plays, one comedy and another one tragedy. So our today's topic is comedy, The Merchant of Venice. आज हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम के प्ले का स्टडी करेंगे जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और इस प्ले का टाइटल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अर्थात वेनिस का एक व्यापारी। वेनिस का एक मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी और वेनिस का एक व्यापारी, और यहीं से स्टोरी इस प्ले का स्टार्ट भी होता है। और इस एक प्ले जो है कॉमेडी है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स जो है इसे ट्रेजी कॉमेडी भी कहते हैं। तो कॉमेडी का मतलब होता ऐसा प्ले जिसका जो एंडिंग है वो सुखद हो, हैप्पी एंडिंग रखने वाला प्ले कॉमेडी कहलाता है, और सैड फुल या सारोफुल एंडिंग रखने वाले प्ले को ट्रेजेडी कहते हैं। और ऐसा प्ले जिसके बीच में ऐसा समझ में आए कि कोई दुखद घटना घटित होने वाली है, लेकिन वो घटना घटित होते होते बच गया और अंत में सारे परिणाम सुखद हों, ऐसे प्ले को ट्रेजी कॉमेडी कहा जाता है। और इस प्ले में ऐसे देखने को कई जगह पर मिलता है। एक तो जब ओ एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस या फ्लैश मांगता है शाइलॉक, ऐसा लगता है कि सचमुच एंटोनियो का डेथ हो जाएगा, लेकिन पोर्शिया जो है बालजार लायर के रूप में जाकर के उसके जान को बचा लेती है। इसी तरह से एंटोनियो सोचता है कि उसकी जो शिप्स हैं जो कई देशों में, अनेक देशों में सामान परचेज करने के लिए निकली हुई हैं और लगता है वो कहीं पर डूब चुकी हैं या गायब हो चुकी हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि वो एंटोनियो की जितनी भी शिप्स थी सब के सब वापस आ गए हैं। तो अंत में सब कुछ अच्छा होता है इस प्ले में, इसीलिए द मर्चेंट ऑफ वेनिस को ट्रेजिक कॉमेडी के रूप में जाना जाता है। और इस प्ले को लिखा कब गया था विलियम शेक्सपियर ने? इस प्ले को माना जाता है कि 1596 और 1599 के बीच में दिस प्ले वाज रिटन। और थीम इसका अगर देखा जाए तो थीम इसका डेब्ट है। डेब्ट मीन्स कर्ज। बैसेनियो शाइलॉक से डेब्ट लेता है, कर्ज लेता है, तो थीम इसका जो सब्जेक्ट है डेब्ट बनता है। जेलर की जहां तक बात किया जाए तो शेक्सपियरियन कॉमेडी है। और सेटिंग इसका किस जगह पर हुआ है? तो सेटिंग जो है 2 स्थान पर माना जाता है, एक तो वेनिस में और एक बेलमोंट में। वेनिस का एंटोनियो
और बेलमोंट उसी वेनिस का एक छोटा सा स्थान है जहां पर पोर्शिया नाम की प्रिंसेस रहती थी। और इसके बाद हम लोग इस प्ले के कुछ माइनर और कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे। जैसे सेलेरियो है, एक वेनिस का मैसेंजर है, अर्थात वेनिस में एक मैसेंजर का कार्य करता है, मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। सेलेरियो सर्वेंट है। और लाउंसलॉट गोब्बो इस साइलाक्स का जेस्टर है, मतलब साइलाक के साथ में रहता है लेकिन बाद में एक बैसेनियो का जेस्टर बन जाता है। इसी बार टूबल है जो बैसेनियो का सर्वेंट है। स्टेफेनो पोर्शिया का सर्वेंट है। और डॉक्टर बैलेरियो एक लायर है इस प्ले में। और इसके अलावा और भी अगर हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, मेजर कैरेक्टर्स इस तरह से है। जैसे एंटोनियो और बैसेनियो, पोर्शिया और शाइलॉक, जेसिका, लोरेंजो और इसके बाद ग्रेशियानो, नेरिशा। और इसी में ड्यूक ऑफ वेनिस आता है, द ड्यूक ऑफ वेनिस। और द प्रिंस ऑफ मोरक्को। और एक आता है द प्रिंस ऑफ एरागॉन। इतने तो इस प्ले में कैरेक्टर्स हैं। किसी प्ले को समझने से पहले हम लोगों को उस प्ले के कैरेक्टर्स के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब देखिए इसमें एंटोनियो जो है इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एंटोनियो वेनिस का मर्चेंट है, बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ा। इसके पास में बहुत सारे शिप्स हैं और इसके शिप्स जो है संसार के मतलब अनेकों भिन्न भिन्न देशों में माल को, गुड्स को जो है आयात करने के लिए, निर्यात करने के लिए जाती हैं। और इस बैसेनियो का मतलब एंटोनियो का एक फ्रेंड है जो बैसेनियो है। बैसेनियो और एंटोनियो दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं। बैसेनियो थोड़ा ज़्यादा फैशनेबल है और बहुत खर्चीलू टाइप का पर्सन है और ये पैसा ज़्यादा खर्च करता है। और ये जब भी ज़रूरत में पड़ता है तो अपने फ्रेंड एंटोनियो के पास जाता है और पैसे की मांग करता है और एंटोनियो इसकी अक्सर हेल्प किया करता है। और ये जो पोर्शिया है, पोर्शिया बैसेनियो की पहले तो बिलवेड बनती है, प्रेमिका बनती है और उसके बाद में बैसेनियो की शादी हो जाती है पोर्शिया के साथ में। और पोर्शिया इस प्ले में बहुत ही शेक्सपियर के द्वारा बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही धनवान राजकुमारी है और इतनी खूबसूरत रहती है कि जो भी पोर्शिया को देखता है पहली ही निगाहों वाला प्यार हो जाता है। और इसी के बाद शाइलॉक वेनिस का जीव है, जीविश मतलब यहूदी है और एक मनी लेंडर भी है।
और जब लोगों को पैसे की जरूरत होती थी तो ब्याज पर ये लोगों को पैसा भी देता है। इसके बाद जो जेसिका है, जेसिका इस साइलाक की डॉटर है, बेटी है। और लोरेंजो एक बैशेनियों का फ्रेंड भी है और उसके बाद इस जेसिका का लवर है, जो एक बार जेसिकास फादर जो शाइलाक है कहीं फीस्ट में चले जाते हैं, तो जो जेसिका है इन लोरेंजो के साथ सब कुछ मतलब गहने लेकर, रुपए पैसे लेकर के एक लड़के के रूप में इलोप हो जाती है, गायब हो जाती, भाग जाती है। और ग्रेशियानो जो है बैसेनियो का फ्रेंड है। जब बैसेनियो पोर्शिया को के पास जाता है और पोर्शिया से शादी करने के लिए, प्रपोज करने के लिए बेलमोंट को जाता है, उस समय ग्रेशियानो भी जाता है और नेरिसा पोर्शिया की मेड सर्वेंट है और ग्रेशियानो को नेरिसा अच्छी लग जाती है, नेरिसा को ग्रेशियानो अच्छा लग जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और इसके बाद ड्यूक ऑफ वेनिस जैसे जज होते हैं, उसी प्रकार से जब ट्रायल सीन इस प्ले का स्टार्ट होता है तो जो शाइलाक केस एंटोनियो के अगेंस्ट कोर्ट में पेश करता है तो वहां पर न्याय करने का काम ड्यूक ऑफ वेनिस करता है। और प्रिंस ऑफ मोरक्को और द प्रिंस ऑफ एरोगान, ये दोनों स्वीटर्स ऑफ पोर्शिया, इट मीन्स ये दोनों पोर्शिया को चाहने वाले हैं, पोर्शिया के प्रेमी हैं। ये दोनों चाहते हैं कि मेरी शादी पोर्शिया के साथ में हो जाए। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को इस प्ले के जितने मेजर कैरेक्टर्स हैं और जितने माइनर कैरेक्टर्स हैं सबके बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया। अब इसी के बाद में हम लोग स्टोरी की तरफ चलते हैं, इस प्ले की समरी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस प्ले में क्या होता है, कैसी घटनाएं घटित होती हैं और इस प्ले में इन कैरेक्टर्स का कैसा रोल है। तो हमेशा याद रखना, जो इस प्ले में हीरो के रूप में बैशेनियोन सामने आता है और हीरोइन के रूप में पोर्शिया। जैसे क्वेश्चन आता है हु इज द हीरोइन ऑफ द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो वी कैन से दैट पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब देखिए स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। अब इसमें होता क्या है कि एंटोनियो जो वेनिस का मर्चेंट है, दुख के साथ मतलब दुखित होकर के अपनी जहाजी बेड़ों के बारे में चिंतित होकर के बैठा रहता है। कौन? एंटोनियो। और इसके पास इसके जो फ्रेंड्स हैं, जैसे इसका सबसे क्लोज फ्रेंड आप लोगों को पहले बता चुका हूं, वो बैसेनियो है और ग्रेशियानो भी है और लोरेंजो भी। ठीक, ये सब क्या करते हैं कि एंटोनियो के पास जाते हैं और बैसेनियो एक फैशनेबल ऊंचा सपना देखने वाला लड़का है जो एंटोनियो का फ्रेंड भी है, जो फैशनेबल तरीके से अपने लाइफ को जीना चाहता है और ये हमेशा इसी ख्वाबों ख्यालों में रहता है कि मेरी
जो शादी हो किसी ऐसी लड़की के साथ में हो जो बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत चार्मफुल हो और इसके साथ साथ रिच भी हो, पैसे वाली हो, और इसकी मुलाकात उसी बेलमोंट की रात मतलब जो प्रिंसेस रहती पोर्शिया उससे होता है, और ये हर पल उसी पोर्शिया को ऊ करने के चक्कर में, ऊ मीन्स WOO मतलब पटाना, ठीक, शादी का प्रपोज करना, प्रस्ताव रखना के चक्कर में हमेशा परेशान रहता है। और जब कास्केट चुनने की बात आती है तो इसको ये सोचता है कि पोर्शिया बहुत ही पैसे वाली है, अगर उसके सामने मैं जाऊंगा तो मुझे भी ऐसे बन ठन करके जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो सोचता है कि मुझे अच्छे कपड़े पहनना होगा, तो इसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे कुछ गहने भी पहन करके उसके सामने जाना होगा, बन ठन करके जाना होगा, इसलिए इसे पैसे की आवश्यकता होती है। और इसी पैसे की आवश्यकता के लिए ये जाता है अपने फ्रेंड एंटोनियो के पास। लेकिन होता क्या है, इस समय एंटोनियो का पॉकेट खाली रहता है, इसके पास पैसा नहीं था, जबकि बहुत बड़ा मर्चेंट था, लेकिन फिर भी इसके पास में पैसा नहीं था। तो आप लोग सोच में पड़ गए, इतना बड़ा मर्चेंट इसके पास पैसा कैसे नहीं। देखिए इसने क्या किया था कि अपना सारा पैसा जो है अपनी जहाजों को भेज चुका था अनेकों देशों में सामान का आयात करने के लिए, और सबको पैसा दे चुका था, और इसको ये उम्मीद था कि जब जहाजें लौटेंगी तो मुझे पैसा मिलेगा। इस सारा पैसा अपने व्यापार में लगा चुका था, और इसलिए इसके पास में एक भी पैसा नहीं था। कहा, मित्र मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन आई एम योर फ्रेंड। जरूरत में मित्र का साथ देता है, इसलिए मैं मित्र एज बीइंग फ्रेंड, मित्र होने के वजह से मैं निश्चित रूप से आपका हेल्प करना चाहता हूं। तो ये कहता है कि देखो इस एरिया में एक रहता है शाइलॉक, जो कि मनी लेंडर है, लोगों को पैसा उधार देता है इंटरेस्ट पर। तो ऐसा करते हैं कि चलो शाइलॉक के पास चलते हैं और उससे पैसे को मांगते हैं। तो उसके बाद एंटोनियो बेसेनियो को लेकर शाइलॉक के पास जाता है। तो शाइलॉक पहले तो पैसा देने से इनकार करता है। शाइलॉक was not ready to give money to Bassanio on the request or on the advice of Antonio। एंटोनियो की सलाह पर बैसेनियो को पैसा देने से इनकार करता है, कहता नो आई कैन नॉट गिव यू मनी, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूं। लेकिन इस एंटोनियो कहता कैसा है कि आप बैसेनियो को 3000 गोल्ड कॉइन्स, जिसे डुकेट्स भी कहा जाता है, आप दे दीजिए, और 3 मंथ्स के भीतर मैं इस पैसे को बैसेनियो रिटर्न कर देगा। और फिर शाइलॉक ने कहा, अगर मतलब कैसे जानूं कि बैसेनियो रिटर्न कर देगा? तो एंटोनियो ने कहा कि अगर बैसेनियो नहीं लौटाएगा तो मैं लौटा दूंगा, क्योंकि एंटोनियो को पूर्ण विश्वास था कि जो जहाजें
संसार के अलग अलग देशों में सामान खरीदने के लिए गई हैं, वो सब 3 महीने के भीतर भीतर लौट आएंगी और इसके पास खूब सारे पैसे भी हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से क्या करेगा, शाइलाक को रिटर्न कर देगा। लेकिन शाइलाक एंटोनियो के कहने पर ऐसे पैसा देने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि जो शाइलाक था ना, एंटोनियो को डिसलाइक करता था, एंटोनियो से हेट करता था, घृणा करता था। इसके मन में हमेशा एंटोनियो से बदला लेने का भाव भरा रहता था। इससे फिर भी इनकार करता है। तो एंटोनियो ने कहा कि ऐसा है ना, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बॉन्ड पर लिखवा लीजिए। तो ये शाइलाक इससे बदला लेने के भाव में है और ये सोचता है मौका इससे बदला लेने का मिल सकता है, ठीक ना। और शाइलाक, जैसे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, शाइलाक एंटोनियो से क्यों ईर्ष्या करता था, क्यों जलन करता था, क्यों घृणा करता था? कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। तो शाइलाक एंटोनियो से ईर्ष्या करता था, घृणा करता था, जलन रखता था। क्यों? क्योंकि जो एंटोनियो था ना, ये शाइलाक क्रिश्चियन था, मतलब शाइलाक तो जीविश था, जीव था, मतलब यहूदी था। और ये एंटोनियो मतलब जो था ये क्रिश्चियन था। और एंटोनियो शाइलाक को हमेशा बुरा भला कहा करता था, ऐसे ऐसे वर्डों का यूज करता था जो नहीं करना चाहिए। जैसे डॉग कहता था, शाइलाक डॉग है, कुत्ता है, अंडरस्टूड। और उसके बाद इसके बिजनेस में भी एक घपला करता था। अब कैसा घपला? जैसे अगर किसी व्यक्ति को ये इंटरेस्ट पर पैसा देता था, ब्याज पर, और जब एंटोनियो को पता चलता था तो एंटोनियो उस आदमी को बिना इंटरेस्ट का पैसा दे देता था उधार। या कभी कभी जब शाइलाक किसी को इंटरेस्ट पर पैसा दिया रहता था, तब ये एंटोनियो उस व्यक्ति का हेल्प कर देता था, उसे पैसा दे करके। इस सारी चीजों को लेकर शाइलाक एंटोनियो से बहुत जलता था। इसलिए सोचा हो सकता है कि अगर बॉन्ड पर लिखा लिया जाए और पैसा बैसेनियो न लौटा सके, ना एंटोनियो ही लौटा सके, तो मुझे एक चांस मिल जाएगा एंटोनियो से बदला चुकाने का। तो इसलिए कहा चलो ठीक है, बॉन्ड पर आप लिखिए कि अगर 3 मंथ के भीतर, मतलब विद इन 3 मंथ्स बैसेनियो पैसा नहीं लौटा पाएगा तो शाइलाक एंटोनियो के शरीर के किसी भी पार्ट से 1 पाउंड मांस काट लिया लेगा। 1 पाउंड जो है फ्लेश काट लिया जाएगा। और ये विधिवत लिखा गया और एंटोनियो से साइन कराया गया। और उसके बाद होता क्या है कि इधर घटना घटित होती है कि जो एंटोनियो का शिप होता है वो रिटर्न नहीं होता है टाइम से। तो एंटोनियो सोचता है कि लगता है मेरी शिप्स या तो समुद्र में डूब गई होंगी या कहीं पर खो गई होंगी, ठीक ना। और इसलिए एंटोनियो के पास पैसा नहीं हो पाता और बैसेनियो इतना खर्चीला रहता है, ठीक ना, कितना पैसा खर्च कर दिया रहता है कि इसके पास में भी पैसा नहीं रहता। और
इसी में जो कास्केट सीन है इस प्ले में, थोड़ा हम लोग कास्केट सीन की तरफ ध्यान देते हैं कि इस पे है क्या कि जो बेलमोंट की प्रिंसेस थी पोर्शिया, इसके जो फादर थे अपने डेथ से पहले एक कंडीशन रख गए थे। उन्होंने कंडीशन क्या रखा था? 3 बॉक्सेस बनाया था और एक तो गोल्ड का था, एक सिल्वर का था, एक लीड का था, और इन्हीं तीनों बॉक्सेस में से किसी एक में पोर्शिया के पिक्चर को रख दिया था और अनाउंस कर दिया था कि जो उस बॉक्स को, उस कास्केट को चूज करेगा जिसमें पोर्शिया की फोटो होगी, उसी के साथ पोर्शिया की शादी कर दी जाएगी और उसी के साथ पोर्शिया की शादी होगी। और इस अनाउंसमेंट से सब बहुत, मतलब पोर्शिया जो थी ना इतनी खूबसूरत थी कि जिस किसी ने पोर्शिया को देखा हर किसी के मन में भाव रहता था, काश पोर्शिया अपनी हो जाती, अर्थात पोर्शिया से शादी करने के लिए सबके सब तैयार हो जाते थे। लेकिन पोर्शिया के फादर ने इस कंडीशन के साथ साथ एक कंडीशन और रखा था। एक क्या था कि जो राइट बॉक्स चूज नहीं कर पाएगा, जो राइट बॉक्स नहीं चूज कर पाएगा, उस अर्थात जिसकी शादी पोर्शिया से नहीं हो पाएगी, वो जीवन भर वो शादी नहीं करेगा, पूरे लाइफ। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जिस समय इस स्वयंवर जैसे रचना रची गई, उस समय द प्रिंस ऑफ मोरक्को बॉक्स को चुनने के लिए आया और प्रिंस ऑफ एरेगॉन बॉक्स को चुनने के लिए आया, और बैशेनियों को भी पता चल गया, जबकि बैशेनियों पोर्शिया से पहले ही प्यार करता था और पोर्शिया भी बैशेनियों से पहले प्यार करती थी। ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और प्यार भी करते थे, वादे भी कर चुके थे कि शादी हम दोनों लोग ही करेंगे। लेकिन अब पोर्शिया बेचारी करे तो क्या करे, उसके पिता ने तो एक कंडीशन रख दिया था कि जो राइट बॉक्स को चूज करेगा उस बॉक्स को चुनेगा जिसमें पोर्शिया की फोटो होगी, उसी के साथ पोर्शिया की शादी होगी। अब पोर्शिया बहुत टेंशन में हो जाती है और आज वाला जमाना भी नहीं है। पहले तो लोग अपने बुजुर्गों का कहना मानते थे, अपने से बड़ों का कहना मानते थे, जो बड़े लोग फिक्स कर देते थे वही सब मानते थे। आज के समय में होता तो पोर्शिया कहती कि जीवन मेरे साथ बीतना है पिताजी, मैंने तो बैशेनियों को चुन लिया है, शादी बैशेनियों से ही होगा, एक बॉक्स वाक्स रखने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन पोर्शिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि पहले का समय ऐसा था कि जो पिताजी फिक्स कर देते थे उसे सबको मानना पड़ता था। और हुआ क्या, प्रिंस ऑफ मोरक्को आया और किस बॉक्स को चुना, जो गोल्ड बॉक्स था, सोने के बॉक्स को चुना। कौन सा बॉक्स चुना, सोने के। और इस सोने के बॉक्स में मिला क्या, एक स्कल मिला। स्कल मीन्स होता खोपड़ी, और उस खोपड़ी मतलब मरे हुए
आदमी की खोपड़ी मिली और उसमें उसके दांत में एक कागज था, उस पर लिखा था ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सब जो चमकते हैं ना सोने नहीं होते। उसके बाद एक प्रिंस और आया जिसे कहते हैं द प्रिंस ऑफ एरोगन। अब वो प्रिंस आता है तो सिल्वर बॉक्स को चुना, ठीक ना, और सिल्वर बॉक्स को जब चुना तो सिल्वर बॉक्स के भीतर क्या मिला, एक इडियट मिला, आंख मिचकाते हुए एक इडियट मिला। और उसके बाद फिर एक जो बॉक्स था इसके ऊपर लिखा क्या था, लिखा था वन हु चूजेस मी कैन गेट व्हाट ही डिजायर्स, और सिल्वर बॉक्स पर लिखा था वन हु चूजेस मी कैन गेट व्हाट ही डिजर्व्स। और लीड के जो है लेड के जो बॉक्स पर क्या लिखा था, वन हु चूजेस मी कैन गेट रिलीफ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स। अंडरस्टूड। अब प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरोगन ये दोनों सोने चांदी वाले ही बॉक्स में रह गए। और भी बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग तो डर गए, बॉक्स चुने ही नहीं। क्यों डर गए? क्योंकि एक कंडीशन और था कि रॉन्ग बॉक्स का चूज करने वाला जीवन भर शादी नहीं करेगा। तो काफी लोग डर गए कि अगर रॉन्ग बॉक्स चुने तो जीवन भर अनमैरिड रहना पड़ेगा। और जो द प्रिंस ऑफ मोरक्को, द प्रिंस ऑफ एरोगन थे, इन दोनों ने ठान लिया था कि पोर्शिया अगर मिली तो मिली और नहीं तो लाइफ भर शादी नहीं करूंगा। और होता भी है, ये लोग राजा राजकुमार रहते हैं, तो जो राजकुमार लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, ये सब खराब चीज पर इनकी निगाह नहीं पड़ती है। सोने के बॉक्स को देखे, सोचे पोर्शिया इतनी खूबसूरत है, सोने के बॉक्स में उसकी फोटो होगी। और प्रिंस ऑफ एरोगन ने सोचा नहीं, सिल्वर ज्यादा चमक रहा है, इसमें पोर्शिया की फोटो होगी। और अंत में पोर्शिया का लवर आता है जिसे पोर्शिया पहले से ही प्यार करती थी, जिसका नाम था बैसेनियो। क्या नाम था? बैसेनियो। अब बैसेनियो जब आता है तो पोर्शिया बहुत डर जाती है, सोचती कहीं ऐसा ना हो कि बैसेनियो भी इसी सोने और चांदी के चक्कर में न पड़ जाए। बहुत परेशान होती है। आजकल का जमाना होता मोबाइल फोन वाला, तो निश्चित रूप से अगर कॉल करके ना बताती तो निश्चित है कि वो मैसेज तो कर ही देती कि मेरी जो पोर्ट्रेट है, मेरी जो पिक्चर है, मेरी जो फोटो है वो लेड वाले बॉक्स में है, उसी को चुनना। लेकिन मोबाइल वाला जमाना नहीं था, बहुत परेशान थी। और जब बैसेनियो आता है ना, तब उससे रहा नहीं जाता है। वो कुछ दूर पर ही रह करके एक गीत गुनगुनाती है, गीत की लाइन गुनगुनाती है, ठीक ना। और गीत की लाइन क्या होती है कि जैसे कि कभी कभी लिखा रहता है ट्रक पर कि हर खूबसूरत चीजें बेवफा होती हैं, ठीक ना। मतलब लविंग थिंग्स आर ऑलवेज फॉल्स। जो प्यारी चीजें होती हैं वो धोखेबाज होती हैं। तो गाना के माध्यम से बैसेनियो को पोर्शिया समझाने का प्रयास किया कि देखिए, सुंदर सोने का बॉक्स है, खूबसूरत चीजें बेवफा होती हैं। चांदी का बॉक्स सुंदर है, ये भी सुंदर है, तो सुंदर के चक्कर में मत पड़ना। और बैसेनियो समझ जाता है, और बैसेनियो पोर्शिया इन दोनों का प्यार सच्चा रहता है। और कहा जाता है लव इज गॉड,
सच्चे प्रेम को हमेशा विजय की प्राप्ति होती है। विलियम शेक्सपियर ने एक ट्रू लव भी लिखा है पोयम, उसमें उसने बताया है कि सच्चा प्यार हमेशा विजय को प्राप्त करता है। और पोर्शिया बेसेनियो का प्यार सच्चा था, इसलिए बेसेनियो ने क्या किया, उसी लेड बॉक्स को चुना जिसमें पोर्शिया की फोटो थी। और जब पोर्शिया की फोटो वाले बॉक्स को चुना तब उसके बाद तुरंत वहीं पर इंगेजमेंट हुआ। और पोर्शिया ने बेसेनियो को एक अंगूठी दिया, रिंग दिया, और बोली कि ऐसा इस रिंग को ना मेरे प्यार की निशानी है, इसको आप किसी को कभी देना मत, जब मांगूंगी तो मुझे देना। इसके बाद देखिए अब लव जो है मैरिज में बदल गया। और जब लव मैरिज में बदल गया तो बेसेनियो बहुत खुश था, इतना खुश था कि इसके पास जितना भी रुपया पैसा था सब खर्च किया। शादी के बाद फीस्ट किया, भोज किया, दूर दूर के लोगों को बुला करके खिलाया पिलाया, ठीक ना। और इस तरह से इसके पास में भी पैसा नहीं, और उधर एंटोनियो की शिप लौट करके आई नहीं। अब शाइलाक को मौका मिल गया। शाइलाक एंटोनियो से बदला चुकाने के भाव से भरा था, और इसलिए तुरंत इस मैटर को कोर्ट में ड्यूक ऑफ वेनिस के पास में ले गया, और ले जाकर के कहने लगता है कोर्ट में कि ऐसा है कि एंटोनियो ने इस दस्तावेज पर लिखा है कि 3 महीने के भीतर बेसेनियो पैसा नहीं चुकाएगा तो एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस काटा जाएगा। आज मैं एंटोनियो के शरीर के किसी भी हिस्से से 1 पाउंड मांस की मांग कर रहा हूं। किसने कहा? शाइलाक ने कहा। और इस बात को सुनकर के जो जज था, ड्यूक था, वो कांपने लगा। सोचा कि अगर किसी आदमी के शरीर से 1 पाउंड मांस काट लिया जाएगा तो वो तो जीवित नहीं रहेगा, वो तो मर जाएगा। अंडरस्टूड। और उसके बाद में जज ने सोचा, ड्यूक ने सोचा, लाओ इस केस को पोस्टपोन करते हैं, इसको टालता हूं। लेकिन शाइलाक जिद कर लिया, कहा श्रीमान मुझे इस दस्तावेज के अनुसार न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। एंटोनियो के शरीर के किसी हिस्से से 1 पाउंड मांस चाहिए। और इसी बीच एंटोनियो के पास से एक खत आता है बेसेनियो के पास कि मैं इस समय कष्ट में हूं, मुझे शाइलाक ने कोर्ट में ला करके खड़ा कर दिया है। तब बेसेनियो पोर्शिया को सब कुछ बताता है। तो पोर्शिया एक धनी महिला रहती है, वो बेसेनियो को पैसा देती है और कहती जा करके शाइलाक को दे दो। और जब बेसेनियो पैसे को ले करके जाता है कोर्ट में, कहता है शाइलाक आप अपना पैसा ले लो, मेरे मित्र एंटोनियो को छोड़ दो। शाइलाक कहता है नो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। बेसेनियो कहता आपने 3000 डकेट्स दिया था, आप 3 गुना ले लीजिए, 9000 डकेट्स आपको दे देता हूं। फिर भी शाइलाक एंटोनियो से बदला लेने को सोच रहा था, इसलिए वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। और इसी बीच पोर्शिया जो है एक लायर का रूप धारण किया, क्योंकि उस समय महिलाओं को और लायर का रूप धारण किया। और उस लायर बाल्थजार नाम का लायर, और कोर्ट में जाकर के उपस्थित हो गई। और कोर्ट में जाकर के उसके बाद एंटोनियो के साइड से वकालत करने लगी और शाइलाक से कहने लगी कि शाइलाक दया करो, एंटोनियो पर दया करो,
आप किसी के शरीर से 1 पाउंड मांस कटवा लेंगे तो वो मर जाएगा। दया करो, दया तो भगवान का गुण होता है। और एक दयालु राजा अपने सीट पर परमानेंट बना रहता है। ये जो दया है ना, इससे 2 लाभ होते हैं। दया दिखाने वाला भी फायदे में रहता है और दया को ग्रहण करने वाला। दया के गुणों का वर्णन पोर्शिया ने दरबार में किया, शाइलाक को समझाने के लिए किया, लेकिन शाइलाक अपनी जिद पर अड़ा रहा। कहा, मुझे दया की कहानी मत सुनाइए वकील साहिबा, मुझे तो इस बॉन्ड पर जो कुछ लिखा गया है, इसी बॉन्ड के अनुसार न्याय चाहिए। एंटोनियो के शरीर के किसी अंग से 1 पाउंड मांस चाहिए। ये जिदिया गया था, एकदम जिद में आ गया था। और तब पोर्शिया ने कहा कि किसी यहूदी को अगर ये मांस काटने की बात कर रहा तो आदमी क्रिश्चियन है, मर जाएगा। किसी यहूदी को अधिकार नहीं कि किसी क्रिश्चियन की जान ले। और सबसे पहली बात तो ये किसी क्रिश्चियन का मर्डर करने का मामला है, इसको अरेस्ट करना चाहिए। तब शाइलाक सोचता है कि अब तो मैं फंस जाऊंगा। फिर कहता है, ऐसा है ना, मुझे पैसा दे दो और मैं मान जाऊंगा। फिर पोर्शिया कहती, नहीं, अब आपको तो एंटोनियो के शरीर के किसी पार्ट से 1 पाउंड मांस तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, शाइलाक चौंक जाता है, कहता क्या? तो पोर्शिया ने कहा कि इस दस्तावेज में, इस बॉन्ड पर कहीं ये नहीं लिखा है कि अगर शरीर के किसी भाग से फ्लेश मांस काटा जाएगा तो ब्लड आएगा, ठीक ना? तो आप एंटोनियो के शरीर के किसी भी हिस्से से काट लीजिए 1 पाउंड मांस, लेकिन ध्यान रखना एक भी ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक भी बूंद खून बाहर नहीं आना चाहिए। शाइलाक घबरा जाता है, सोचता ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि किसी के शरीर से मांस काटा जाए और ब्लड बाहर ना आए। और उसके बाद ये भागने का प्रयास करता है, इसको पकड़ा जाता है और ये डिसीजन लिया जाता है कि शाइलाक का की जो प्रॉपर्टी है ये आधा स्टेट को दिया जाए और आधा इसकी जो बेटी है जेसिका को दे दिया जाए, जो कि जेसिका भी एक लोरेंजो नाम के लड़के से प्यार करती थी। और ये कहा जाता है कि जब एक दिन शाइलाक कहीं फीस्ट में गया था तो ये जेसिका लोरेंजो को बुला करके एक लड़के का भेष धारण करके शाइलाक का सारा गहना और सारा पैसा लेकर के गायब हो गई थी। और जब शाइलाक को पता चला, घर आया तो ना तो अपनी बेटी जेसिका को पाया और ना अपने घर में रखे हुए गहनों और रुपयों पैसों को पाया। तब एकदम से पागल हो गया, बौखलिया गया, क्योंकि इसको अपनी बेटी से ज्यादा चिंता पैसों से था, गहनों का था। चिल्लाने लगा कि जेसिका तू गई तो गई, लेकिन मेरा गहना क्यों लेकर के गई?
मेरा रुपया क्यों लेकर के गई, मुझे लूट करके क्यों गई। अब ये बात भी लोरेंजो भी इसी एंटोनियो बैसेनियो का फ्रेंड था। अब ये सोचता है कि ये सारे जो है कर्म इन्हीं लोगों के कारण हुआ है, इसीलिए और चिढ़ा रहता है, इसीलिए न्यायालय में, कोर्ट में और भी जिद कर बैठता है। लेकिन अंत में ड्यूक के डिसीजन लेता है कि इसकी आधी प्रॉपर्टी स्टेट को दे दिया जाए और आधी इसकी बेटी जेसिका को दे दिया जाए। तो अंत में शाइलाक को कुछ भी नहीं मिलता। और ये होता है कि जब एंटोनियो केस को जीत लेता है, इस तरह से जज जो है ड्यूक एंटोनियो के पक्ष में न्याय कर देता है। तो एंटोनियो बैसेनियो से कहता है कि ऐसा करो फ्रेंड, वकील साहिबा को कुछ फीस तो दे दो। तो वकील जो पोर्शिया रहती है, वकील का रूप धारण करके गई रहती हैं, इनको बैसेनियो भी नहीं पहचान पाया रहता है कि पोर्शिया ही है। इसलिए जो लायर है, वकील अर्थात पोर्शिया, ये फीस कहती मुझे फीस नहीं चाहिए। तो एंटोनियो कहता नहीं, आपने इतना बड़ा न्याय कराया है, आपका फीस तो बनता ही है, तब जो चाहो सो मांगो। तो इसलिए जो पोर्शिया लायर के रूप में कोर्ट में उपस्थित हैं, वो कहती हैं कि मुझे बैसेनियो की अंगूठी दिला दीजिए। बैसेनियो से कहती है अपनी अंगूठी मुझे दे दीजिए। और बैसेनियो कहता नहीं, मैं तो ये रिंग आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इसको मेरी वाइफ पोर्शिया ने मुझे दिया है और देते समय मुझे अलर्ट किया कि इस रिंग को ना किसी को जीवन में देना नहीं, ये मेरे प्यार की निशानी है, जब मांगूंगी तो मुझको देना। मैं इस रिंग को तो वकील साहब को नहीं दे सकता। एंटोनियो कहता अरे यार, पोर्शिया आपकी ही तो वाइफ है, मान जाएगी, समझा देना, लेकिन इस वकील को तो दे दो। तो बहुत कहने पर बैसेनियो अपनी रिंग उतार करके उस वकील को दे देता है। और जब बैसेनियो घर पहुंचता है, तब पोर्शिया कहती वेयर इज माय रिंग, मेरी अंगूठी कहां पर है, आपने मेरी रिंग किसको दे दिया। बैसेनियो कहता है मैंने वकील को दे दिया, बाल्थजार नाम का वकील को दे दिया, जिसने एंटोनियो के लाइफ को बचाया। पोर्शिया कहती मैंने आपको उसी समय बताया था कि ये रिंग मेरे प्यार की निशानी है, इसको किसी को कभी मत देना, लेकिन आप मेरे साथ दगा कर गए। बहुत परेशान कर देती है बैसेनियो को। उसके बाद अंत में कहती है कि वो रिंग तो मेरे पास है, मैं कोर्ट में लायर का रूप धारण करके मैं गई थी, न्याय मैंने कराया था। और उसके बाद बैसेनियो बहुत खुश होता है। और उसी समय जब बैसेनियो बेलमोंट जाता है कास्केट चूज करने के लिए, पोर्शिया से शादी करने के लिए, तो उसी के साथ में उसका एक फ्रेंड ग्रेशियानो भी जाता है। और ग्रेशियानो पोर्शिया की एक फ्रेंड नेरिसा रहती है। तो बैसेनियो पोर्शिया से शादी करने के लिए फैसला कर लेता है और ग्रेशियानो को नेरिसा अच्छी लग जाती है, नेरिसा को ग्रेशियानो अच्छा लग जाता है। और इस तरह से ग्रेशियानो नेरिसा से पहली निगाहों में प्यार करने लगता है और नेरिसा के साथ में शादी हो जाती है। तो इस प्ले में हम लोग देखते हैं कि
इस प्ले की एंडिंग हैप्पी एंडिंग है। इसमें 3 शादियां होती हैं। एक तो आप लोगों ने देखा बैसेनियो और पोर्शिया की शादी हुई, दूसरा ग्रेशियानो और नेरिशा की शादी हुई, और तीसरा जेसिका जो शाइलाक की बेटी है जो लोरेंजो के साथ भाग गई थी, तो अर्थात जेसिका और लोरेंजो की शादी हुई। और जो शिप खोने की बात थी एंटोनियो की, अंत में एंटोनियो के पास ये लेटर आता है कि आपकी सारी शिप्स लौट आई, ये भी खुशी की बात हो गई। और एंटोनियो के जहां मरने की बात थी वहां पर न्याय उसे मिल गया। शाइलाक जो है इस मतलब कोर्ट में केस में हार गया, ठीक ना। इस तरह से इस प्ले का जो एंडिंग है वो फुल ऑफ हैप्पीनेस है। और इससे यही इतना मर्चेंट ऑफ वेनिस का समरी है। और इसको आप लोग अच्छे से 1 बार या 2 बार में अच्छे से पढ़ेंगे तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी करने वालों के लिए ये बहुत ही लाभकारी वीडियो रहेगा। और इसी के बाद मैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए जितने प्लेज हैं सबको एक एक करके जो है आता रहूँगा। आप लोग पढ़िए और समझ में आता है, अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स।